अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुल्क एक बार फिर कुदरती आफात के निशाने पर है। मूसलाधार बारिशें और सैलाबी रेलें सब कुछ बहा कर ले जा रही हैं। इंडिया की जानिब से दरियाए सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया गया है और सैलाब और बारिशों से मुल्क भर में इस वक्त तकरीबन 23 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। 9 लाख के लगभग अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। पंजाब में सिर्फ चंद दिनों में 35 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। साउथ पंजाब की बात की जाए तो वहाँ सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई है कि बस्तियाँ की बस्तियाँ उजड़ चुकी हैं, मवेशी बह चुके हैं, लोग खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हैं। ये सिर्फ एक साना नहीं बल्कि आने वाले दिनों की ख़तरनाक सूरत हाल और तस्वीर भी है। अक़वाम मुत्तहिदा ख़बरदार कर चुका है कि अगर पानी का ये रेला जारी रहा तो पाकिस्तान को खुराक की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। गंदम और दीगर अजनास की तबाही से लाखों अफराद भूख की लपेट में आ सकते हैं। NDMA के आदाद शुमार भी चौंका देने वाले हैं। मुल्क के 70% अजला किसी न किसी शक्ल में बारिश और सैलाब की जद में हैं। हजारों घर मस्मार हो चुके हैं, सैकड़ों देहात खाली हैं और लाखों अफराद अपनी ही जमीन पर बेघर हो चुके हैं। सवाल यह है कि बार बार आने वाले इस अजाब को रोकने के लिए हमने क्या कोई सबक सीखा? क्या हमारे पास वो मनसूबाबंदी है जो कौम को मजीद इस तबाही से आने वाले सालों में बचा सके, या फिर हम हर साल यूं ही पानी में अपने प्यारों को, घरों को, मवेशियों को बहते देखते रहेंगे? PDMA पंजाब के मुताबिक दरिया सतलज हर यक्के के मकाम पर जो है वो हरेके के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे और ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। दरिया चिनाब में बड़ा सैलाबी रेला जंग और हेड तरीमों से गुजर रहा है इस वक्त। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक हेड तरीमों के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव तकरीबन 4,80,000 क्यूसेक है। मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। लाहौर की बात करें, साहिवाल हो, मुल्तान हो, बावलपुर हो, डीसी खान हो, उनके कमिश्नर्स ने भी अलर्ट जारी कर दिए हैं। जबकि कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, भावलनगर, लोधरा, भावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर्स ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ये बता रहे हैं कि दरिया रावी, सतलज और चिनाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस 2200 से ज़्यादा मोज़ाजात या जो गांव हैं वो मुतासर हुए हैं। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल जो है वो मजमूई तौर पर 23,80,000 लोग उससे मुतासर हुए हैं और सैलाब में फंस जाने वाले तकरीबन 9.5 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। शदीद सैलाब से मुतासर अजला में 400 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं और मुतासर होने वाले अजला में 380 के करीब मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। लेकिन क्या ये काफ़ी है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक उनके हलकों में लोगों ने बरसाती नालों की ज़मीन पर घर हैं जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा तबाही हुई और उन्होंने मुल्क में नए डैम्स की तामीर पर भी जोर दिया। हमने होटल बनाए हुए हैं दरिया की गुजरगाहों के अंदर। हमने जो है इन्होंने ये काम किया हुआ है। मोहम्मद साहब ठीक कह रहे थे कि यहाँ पे तमाम बड़े डैम जो हैं वो डिक्टेटर्स के जमानों में बने। मंगला और तरबेला जो है दोनों उनके जमाने में बने क्योंकि वो कंसेंसस क्रिएट करवाने की पोजीशन में होते हैं। उनके पास ताकत होती है कंसेंसस क्रिएट करने की। सियासी हुकूमत में कोई उधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है, कोई आसमान की तरफ देख रहा होता है। इतने ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है। बनाए सैकड़ों दर्जनों छोटे डैम बनाए। मुल्क की तारीख में पहली बार सैलाब मुतासरीन की निशानदेही के लिए पंजाब में ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। NDMA ने इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 से 3 सितंबर तक मुमकिन शदीद मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज शाम इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं शदीद बारिशें हुई हैं और इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स जो हैं उनमें 2-2 फुट तक पानी जो है वो खड़ा हो गया था। NDMA ने मजीद ये भी कहा कि पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में मुतवक्के मजीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान है जिससे शुमाल मशरकी वस्ती और जनूबी पंजाब के अजला मुतासर हो सकते हैं। यही इसी अलर्ट में यह बताया गया है कि मरी, रावलपिंडी, झेलम, अटक, मंडी बाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, हाफसाबाद में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसी तरह चिन्योट, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, शेखोपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, भक्कर, लिया और मियांवाली में भी शदीद बारिश मुतवक्के है और उसके नतीजे में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। डीजी खान, साहिवाल, मुल्तान, बावलनगर, बावलपुर और रहीम यार खान में भी सैलाबी सूरत हाल मजीद अबतर होने का इम्कान है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक 6 सितंबर को किसी वक्त भी गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जा रेला आ सकता है। 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी 5 सितंबर या 6 सितंबर के करीब, पहले 4 था फिर 5 हो गया, गुड्डू बैराज पे आएगा। 8 से 11 का मतलब है
सुपर फ्लड। 9 लाख से ऊपर जब फ्लड आ जाता है तो हम उसको सुपर फ्लड कैटेगराइज कर देते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी सुपर फ्लड की हमें करनी है। इस्लामाबाद में भी शाम के वक्त शदीद बारिश हुई, जिससे मैंने जिस तरह जिक्र किया काफ़ी सारे सेक्टर्स जो हैं 12 को, उसके अलावा दीगर इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ गए। और महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये स्पेल 3 सितंबर तक जारी रहेगा। पंजाब में बारिशों से काफ़ी तबाही हो चुकी है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन को रिलीफ पहुँचाने के लिए इकदाम तो कर रही है, लेकिन क्या ये काफ़ी हैं? और सिंध जो है वो मुतवक्के सैलाब, और जिस तरह वज़ीर आला सिंध को आपने सुना, गुड्डू बैराज में 6 सितंबर को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊंचे दर्जे का सैलाब आएगा। क्या सिंध तैयार है? क्या तैयारियां सिंध ने की हैं? तमाम मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें सिंध के सूबाई वज़ीर बराए एनर्जी और मनसूबा बंदी नासिर हुसैन शाह के अलावा DG में सलमान शाह भी ज्वाइन करेंगे। अज़मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। पिछले हफ्ते से तो ऐसा लग रहा है कि आधे से ज़्यादा पंजाब तकरीबन डूब चुका है और रिलीफ एफर्ट्स तो हमें नज़र आ रहे हैं, बर वक्त हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी हैं? और आपको दिक्कत क्या है, मुश्किलात क्या है? क्योंकि एक तरफ तो सैलाबी रेले हैं, रीलोकेशन है लोगों की, रिहेबिलिटेशन है, बीमारियों से निमटना है, लेकिन उसके ऊपर बारिशें मजीद आ रही हैं। मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं आपको? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं फिलहाल। तो एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का 3 महीने से ज्यादा का जो है मानसून का स्पेल, उसके बाद जो जाहिर है दरियाओं के अंदर हमारे अपने ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से जो पानी आता है, एक रूटीन एक वो, और उसके बाद जो ये मानसून था जो इंडिया में था, उसका वहां से जो है वो हमें इन्फॉर्म किए बगैर एक पानी का एक बड़ा रेला भेजना, ये जाहिर है ये वो चीजें थी कि जो इससे पहले शायद अनप्रेसिडेंटेड है कि तीनों दरियाओं में एक ही वक्त में एक ही इंटेंसिटी के जो है वो सैलाब आए हुए हों। और इसलिए ये अल्लाह का शुक्र ये है कि जो जितना नुकसान बढ़ा, खास तौर पे इंसानी जानों का जितना नुकसान हो सकता था अगर तैयारी नहीं हुई होती, तो वो आप तो सोच भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक वो था कि हमें हर सूरत हाल में इंसानी जाने और उसके साथ माल मवेशी, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक जो हमारा देहाती खास तौर पे इलाके होते हैं, वहां पे माल मवेशी की क्या अहमियत होती है। लोग अपनी जो है वो जानों की परवाह नहीं करते अपने माल मवेशी के लिए। तो इस दफा जो है 5 लाख से ज्यादा जो मवेशी हैं उनको भी पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनको भी जो है वो महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है। और ये कभी नहीं होता था, डंगर वंगर बेचारे पीछे रह जाते थे, सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया जाता था। लेकिन इस लेवल पे भी जो है 18 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनको सेफ मुकामात पे पहुंचाया है। उनको ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था और अभी ये जारी है। अज़मा साहब, अब फिगर्स आपने बड़े तफसीलें दिए, लेकिन ये बताएगा कि कौन सा एरिया इस वक्त सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है? दूसरा ये कि क्या नुकसान का अभी तक कोई तखमीना लगाया जा चुका है? कितने लोग आपके फिगर्स के मुताबिक बेघर हो चुके हैं एज वी स्पीक? जी, मैंने जैसे गुजारिश की कि अभी तक जो है 35 अफराद जो है वो जा बहक हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, और उनमें से ज्यादा वो हैं जो स्ट्रक्चरल जो कोलैप्सेस हैं उसकी वजह से हैं, या जिन्होंने खुद अपने तौर के ऊपर जो है वो दरिया या कुछ चीजें पार करने की कोशिश की तो वो जो है वो उसके अंदर डूब गए। लेकिन इस दफा जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो नई चीजें हुई हैं, इसमें जो थर्मल ड्रोन्स हैं और जो सादे वाले ड्रोन्स भी हैं, दोनों के जरिए जो दूर दराज इलाके में जहां पर कोई एक्सेस अब नहीं था, हमारे 64 से ज्यादा पुल टूटे हैं, जिनमें से 40 को हमने रिपेयर कर दिया है, बाकी 24 के ऊपर काम जारी है। हमारी 1000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तबाह हुई हैं, लेकिन जो है वो वहां पर इन ड्रोन्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और जो सियालकोट है उसके साथ एक नारोवाल के साथ अनप्रेसिडेंटेड ये हुआ कि खासतौर पे जो सियालकोट है वो जम्मू से सिर्फ 26 किलोमीटर है, और वहां पे जम्मू के अंदर जब बंद टूटे और उनके जब वहां पर बहुत ज्यादा तुगयानी आई तो 2 घंटे के अंदर अंदर पानी जो है वो सियालकोट पहुंचा, और वहां पर पहले ही अर्बन फ्लडिंग हो रही थी, बारिश बहुत ज्यादा थी। सो ये हमारे चैलेंजेस थे। बट अब हम जो है झंग, साहिवाल
टोबा टेक सिंह, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, पाकपतन, भावल नगर, विहाड़ी और भावलपुर इस वक्त जो है वो अब आने वाले वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसके अंदर अब जो सतलुज, पंजाब, चनाब और रावी जो है वो इस तरफ हेड कर रहा है। और यहाँ पर हमारा रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू और रिलीफ दोनों चल रहा है। जहां से पानी रिट्रीट कर गया है वहां डी वाटरिंग चल रही है, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म दिया है कि जहां से पानी उतरना शुरू हुआ है वहां पर अब जो डैमेज असेसमेंट शीट्स हैं वो बनाई जाएं, ताकि पता चले कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन बहुत नुकसान हो गया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये अल्लाह पाक की एक जो है आजमाइश है, इम्तिहान की घड़ी है, और पंजाब हुकूमत पूरे वसाइल के साथ, तमाम जज्बे के साथ जो है वो अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए, उनको इस मुश्किल से निकालने के लिए नबर्द आजमाया। चीफ मिनिस्टर साहब आप देख रहे हैं कि रोज वो दफ्तर में बैठ के रिपोर्टें नहीं ले रही, वो हर जगह पर खुद जाकर जो है, इवन कल तो उन्होंने ये भी किया कि मोशी भी रेस्क्यू कराए। मैं अजमा साहबा बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहबा में नजर भी हैं, सोशल मीडिया पर भी और ग्राउंड पर भी नजर आ रही हैं, और ये आप फरमा रही हैं अल्लाह की रजा है, बेशक उसमें कोई दो राय नहीं है, अल्लाह की भी रजा है, लेकिन बहैसियत इंसान, हुक्मरान, अब मैं सिर्फ आपकी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जब केपी को उठा के देख लें, जितनी मैसिव डिफॉरेस्टेशन वहाँ पर हुई है। पंजाब में आप आ जाएं, जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड को बिल्कुल स्वेलो किया जा रहा है, खाया जा रहा है, दरिया किनारे जो हैं सोसाइटीज़ बन रही हैं। आप लोग ऐलान तो कर चुके हैं कि सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन ये बड़े बड़े माफियाज हैं, कार्टेल हैं, इनके खिलाफ क्या भरपूर एक्शन होगा? क्योंकि अगले साल की प्रेडिक्शन ये है कि 22% ज्यादा बारिशें होंगी और तबाही आएगी। देखिए आदिल, एक तो मैं जो है वो आपके थ्रू रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहती हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की 1.5 साल की हुकूमत में किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी नहीं दिया गया है। सो ये तो बिल्कुल जो है वो इसके ऊपर रेस्ट एश्योर आपको होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब मुख्तलिफ आबादियां ऐसी हैं जो बगैर किसी एनओसी के, बगैर किसी चीज के साल साल से बैठी। शादरा के अंदर एक ही इलाका डूबा है जिसका नाम फरखाबाद था, और चूंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसलिए मुझे उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होती है। अब वो इलाका है जो क़याम पाकिस्तान से पहले का है, मुगलों के दौर में वहां पर आबादी हुई थी, बिकॉज वहाँ एक बारादरी है, कामरान की बारादरी कहते हैं उसको, उसके इर्द गिर्द आबादी बढ़ती गई, और अब वो इतनी बढ़ गई कि वो जो है वो आधे से ज्यादा रिवर बेड के अंदर है। अब ये और कुछ हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं उनके भी एनओसीज जिनके पास हैं वो तो हैं, जिनके पास नहीं है वो भी हैं। सो अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर हुक्म दिया है कि जैसे ही हम ये 4 सितंबर के बाद पानी पंजाब से जो है वो निकलेगा, हमें रिहेबिलिटेशन की स्टेज पे जाना है, तो उस वक्त हमें जो है उनको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 पॉलिसीज के ऊपर काम करना है, जिसके अंदर एक तो अगले आने वाले सालों के लिए जो क्लाइमेट चेंज के से थ्रू हमें चैलेंजेस आ रहे हैं उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज को डेवलप करना पड़ेगा, नंबर 1 अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो अभी गुजरगाहों के बीच का जो मामला है, जो अब कटाव के जरिए भी जो है वो अब बहुत सारी जगहों पे दरिया का कटाव भी देखने को आया है। सो इन जगहों के ऊपर हमें जो है वो किस तरह से अगले आने वाले सालों के लिए जो शॉर्ट टर्म क्या प्लान हो सकते हैं, ताकि अगले साल जैसे आपने कहा ये प्रेडिक्शन मौजूद है कि मॉनसून इससे भी ज्यादा सीवियर होगा और इससे ज्यादा बुरे हालात हो सकते हैं। 1 साल के अंदर ऐसे कौन से इकदाम हैं जो लिए जा सकें जिसके साथ हम जो है वो उसको सेव कर सके। एक बाय द वे बात यह है कि कल जब चीफ मिनिस्टर साहब कसूर गई तो मैं भी साथ थी, मेरी गाड़ी में साथ डीसी साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने हमें दिखाया और बताया कि एक नेचुरली एक झील बन गई है वहां पर गंडा सिंह के एरिया में, और वो झील जो है वो खुद डेवलप हो गई है। इसी तरह बहुत सारी ये झीलें जो है मुख्तलिफ पंजाब के हिस्सों में जो है वो वजूद में आई है। तो मेरा अगला सवाल यकीनन यही था कि क्या हम इस झील को अब प्रिजर्व कर सकते हैं, क्या इस झील को अब हम परमानेंटली जो है वो कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने भी उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि इन तमाम जगहों के ऊपर जहां पर नेचुरली इस तरह की झीलें आई हैं और जो ऐसी जगह नहीं है जो काश्तकारी के लिए जो है इस्तेमाल होती थी, और ये क्या झीलें ये ऐसी फीजिबल है जिनको हम परमानेंटली आगे ले जा सकें, तो यकीनन इसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये एक बहुत अपहिल टास्क होगा आदिल, ये आसान नहीं है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, लोग समझते हैं, उनको उम्मीद है कि अगर उनके मसाइल का कोई हल करेगा तो वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है। सो ये भी एक बर्डन है यकीन उसके ऊपर, लेकिन अभी तखमीना अभी जो है जहां से पानी अभी तो फुल फ्लेज जो है वो चंद डिस्ट्रिक्ट से निकला है, अभी पीछे से और पानी आ रहा है। आज भी आपको पता है कि एक नए रेले की इतला मिली है,
تو ابھی تو اٹس آن گوئنگ پروسیس. انشاءاللہ جیسے پانی ریٹریٹ کرتا ہے، ڈی واٹرنگ ہوگی تو اس کے بعد تخمینے یقیناً ساتھ ساتھ لگائے جائیں. خالد صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا پنجاب کی جو صورتحال ہے، بہت زیادہ اچھی صورتحال نہیں ہے، بارشوں کا نیا اسپیل بھی آ رہا ہے، لیکن آپ نے وزیر اطلاعات کو سنا، جو پنجاب گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی ہے وہ دے ٹرائنگ دیئر بیسٹ. بریک کے بعد بات کریں گے سندھ کے جو سینئر وزیر ہیں ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. گڈو بیراج پہ جس طرح سی ایم سندھ نے کہا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کافی اونچے درجے کا سیلاب 5-6 سپتمبر تک، سندھ اس کے لیے کتنا تیار ہے؟ بریک کے بعد اس پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک راضی. بریک سے پہلے پنجاب میں جو تباہ کن صورتحال ہے سیلاب کی، اس پر تفصیلی گفتگو آپ نے کی. وزیر اطلاعات پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور پھر سی ایم سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنی جس میں وہ گڈو بیراج کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو سیلابی ریلا اونچے درجے کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ان کے بقول 5 سے 6 سپتمبر وہ سندھ میں داخل ہوگا. تیاریاں کیا ہیں؟ سندھ کتنا تیار ہے؟ سندھ گورنمنٹ کتنی تیار ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ سندھ کے وزیر برائے انرجی اور منصوبہ بندی اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ. 2022 میں سیلاب آیا اور اس کی سکیل کافی بڑی تھی، اور اس وقت آپ کے پاس 80,000 تقریباً ٹینٹ تھے. اس وقت 3.25 لاکھ ہیں، یعنی تیاری جو ہے وہ تو ہے، لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ سکیل جس طرح، مطلب پنجاب کی بھی تیاری تھی لیکن جو سکیل تھا وہ ان امیجنیبل تھا. تقریباً آدھا پنجاب اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے. گورنمنٹ جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کتنے تیار ہیں؟ اور خدا نہ خواستہ اگر سکیل آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بڑھتا ہے شاہ صاحب، تو کنٹینجنسی پلان کیا آپ کا تیار ہے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، ہم نے اپنی طرف سے سپر فلڈ کو فیس کرنے کی تیاری کی ہے، لیکن جو اعداد و شمار فگرز اس وقت تک ہمیں مل رہے ہیں، جو پانی ابھی ٹریمو میں پہنچا ہے اور پھر وہاں سے وہ پنجنت کی طرف آ رہا ہے اور پھر وہاں سے وہ آئے گا گڈو بیراج تک، تو وہ تو اتنا زیادہ کوئی نہیں ہے اس کا اسکیل، وہ کمفرٹیبل زون میں ہی ہیں ہم. لیکن جس طرح این ڈی ایم اے نے کیلکولیشن کی تھی اور انہوں نے 12-14 لاکھ کی بات کی تھی، تو ظاہر ہے وہ تو ہمارے لیے بڑی مشکل صورتحال ہوگی. لیکن انہوں نے جو کیلکولیشن کی تھی وہ تینوں جو دریاؤں سے پانی آ رہا ہے اس کو ملا کے کیا تھا. حالانکہ ابھی یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ مرحلہ وار آ رہا ہے، مختلف ٹائم میں وہ پانی تو اتنا ہی آئے گا، لیکن وہ جب تک ایک اسپیل گزر جائے گا پھر دوسرا پھر تیسرا، تو ہم ویسے اگر 10 لاکھ تک آتا ہے پانی تو ہم کمفرٹیبل زون میں ہیں، لیکن ہمیں ظاہر ہے اس کے لیے تیاری فل کی ہوئی ہے. اب اس سے بڑھتا ہے، کوئی غیر معمولی بارشیں ہوتی ہیں یا انڈیا جس طرح اوچھی حرکتیں کر رہا ہے اور پانی اس دفعہ بھی اس نے بھیجا ہے، دوبارہ بھی بھیجتا ہے غیر معمولی صورتحال میں، تو ظاہر ہے وہ ہم لوگ اس کے لیے تیاری تو ہے لیکن بڑی مشکل صورتحال ہوگی. جس طرح پنجاب میں بھی آپ دیکھیں انہوں نے تیاری ضرور کی ہوئی تھی، لیکن اگر ایک دن وہاں پہ 1,70,000 تھا تو ویری نیکسٹ ڈیز 7 اور 8 لاکھ کے قریب جا کے پہنچا، جس کو کوئی بھی گورنمنٹ کیٹر نہیں کر سکتی. تو یہی وہاں پہ ہوا. اچھا شاہ صاحب دو تین چیزیں. ایک تو آپ نے فرمایا این ڈی ایم اے نے 12 سے 14,000 کیوسیک کا کہا تھا، لیکن اس وقت آپ جو محسوس کر رہے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو جتنا پانی آپ کی طرف آ رہا ہے وہ مینیجبل ہے، ایز لانگ ایز کہ وہ 10 لاکھ ہزار کیوسک سے جو ہے وہ کم ہو. لیکن اس کے باوجود جو ابھی تک کیا کوئی ایویکویشن پلان آپ کا، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے سندھ میں ایک ایپیسوڈ نوٹ کیا تھا کہ ہزاروں لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا. لیکن ظاہری بات ہے اگر 10 لاکھ ہزار مطلب کیوسک بھی پانی آتا ہے تو اس کے لیے ایویکویشن کا کیا آپ کا پلان ہے؟ آلریڈی شروع ہو چکا ہے؟ کیونکہ ایٹ لیسٹ 4-4 5-5 دیہات تو پھر بھی جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ وہ آپ کو خالی کروانے پڑیں گے، ریلوکیٹ کروانا پڑے گا لوگوں کو. ہمارے یہاں جو صورتحال ہے، جو ہمارا کچے کا ایریا ہے، جو ریور بند کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اور بہت پرانے سالوں سے رہتے ہیں وہاں پہ،
पुराने उनके गांव हैं, उनके दीगर सारा वहीं पे सिलसिला है, उनकी तो होगी ज़ाहिर है, उनको हम शिफ्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी अंदाज़ा कर रहे हैं कि जी वो जब पंजनद पे पानी आएगा, अंदाज़ा होगा कि कितना पानी आ रहा है, तो फिर हम मूव करेंगे। अपने घर कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो हमारे यहाँ वहाँ पे बल्कि वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे साल से रहते हैं, कि जी कोई इलाके ऐसे हैं अगर वो 5 लाख तक पानी आता है तो फिर वो कुछ गांव खाली होते हैं, कुछ 6 लाख पे, कुछ 7 लाख उस पे, और फिर ज़ाहिर है इससे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता है तो फिर तो ज़ाहिर है वो उन सबको ही निकालना होता है। तो हमारी उन सब के साथ बातचीत हो रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी लोकल गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं वो, और सब लोग उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने 1000 के करीब रिलीफ कैंप्स जो हैं वो पॉइंट आउट किए हैं, जिन पे काफ़ी हद तक तैयारी भी हो चुकी है, और हम उन्हें यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टाइमली आ जाएं तो इजी उनको वहाँ से निकाल भी सकेंगे, बोट्स भी अवेलेबल हैं। फिर एकदम अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर बोट्स भी कम पड़ जाती हैं और फिर बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल है। तो हमारी उनके साथ बातचीत हो रही है, और कुछ लोग निकले हैं, बाकी अभी तक निकलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमने अपना इंतज़ाम किया हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कल ख़ुद भी विज़िट किया, हम लोग भी उनके साथ थे, गुड्डू बैराज और फिर सक्खर बैराज और फिर वो इलाके, वो रिवर एम्बैंकमेंट्स या आप जिसको बंद कह लेते हैं, हम पुश्ते कह लें, वो विज़िट किए जो वल्नरेबल जिनकी थी सूरत हाल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी काम हुआ है काफ़ी अरसे से और उनको मजबूत किया गया है। तो हम पूरी तैयारी के साथ हैं। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि इसको एज अ सुपर फ्लड ही हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे इरिगेशन के जो मिनिस्टर हैं वो भी, बल्कि एक हमने मॉनिटरिंग सेल 24/7 का शर्जील इनाम मेमन साहब ने अपनी ऑफिस में बना लिया है, जहाँ पे लोग मौजूद होंगे, वहाँ से हर कोई सूरत हाल मालूम भी कर सकता है और सबको वहाँ पे आगाही भी मिल सकती है। शाह साहब, वर्नेबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जाहिर बात है आपकी बातों से जो क्रक्स है, जो अंदाज़ा लग रहा है कि आपकी तैयारी पूरी है, और जिस स्केल में तबाही पंजाब में हुई उस स्केल में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि सिंध में उस तरह से होगा, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन फिर भी वर्नेबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, मतलब ये पानी गुड्डू बैराज तक आता है, उसके बाद वर्नेबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आपके ख्याल में कौन कौन से हैं जो कि वॉच लिस्ट पे हैं? गुड्डू से ही शुरू होता है, कश्मोर कंदकोट का एरिया जो है। देखिए हमारे यहाँ 3 बैराजेस हैं और फिर लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड पे दोनों पे बंद हैं प्रॉपर तरीके से, तो उनको मॉनिटर करने के लिए वज़रा की टीमें भी हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने असाइन की हैं, जिसमें गुड्डू से सक्खर तक सरदार मोहम्मद बख्श और मुकेश कुमार चावला साहब हैं, सक्खर से कोटड़ी बैराज तक मैं हूँ लेफ़्ट हैंड पे, राइट हैंड पे जहां इकराम साहब हैं, फिर कोटड़ी ऑनवर्ड जो हैं, एक साइड पे रियाज शिराजी साहब, दूसरी साइड पे मोहम्मद अली मलकानी साहब हैं, ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहब भी मॉनिटर कर रहे हैं, जाम खान शोरो इरीगेशन मिनिस्टर जो हैं वो भी पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ 2-4 इस तरह के कोई 9 के करीब स्पॉट रहे हैं जिनको कहा जाता है कि वहाँ पे एक है कि जी वहाँ पे पानी का प्रेशर होगा तो वहाँ पे कोई खुदा न खास्ता वहाँ पे नुकसान होने का अंदेशा है। लेकिन खुशकिस्मती से सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पे काफ़ी अरसे से काम शुरू किया हुआ है, उनको मजबूत कर रहे हैं। 4 दिन पहले मैं ख़ुद भी विज़िट करके आया हूँ, इरीगेशन मिनिस्टर भी साथ थे जाम खान। जैसे नौशेरो फेरोज़ में 1-2 जगह हैं जहाँ पे था कि वहाँ पे कोई सूरत हाल परेशान कुन है, उनको देखा। कल ख़ुद CM साहब ने 3-4 इस तरह की जगहों को विज़िट किया है। तो वो जो 9-10 जगहें हम समझ रहे हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में, उन पर प्रॉपर काम हो रहा है और वहाँ पे उनको मजबूत करने की पूरी कोशिश है। और इंशाल्लाह इस वक्त सूरत हाल जैसे मैंने आपसे कहा कि हम काफ़ी हद तक मुतमईन हैं, लेकिन हम इसको ईजी नहीं ले रहे और सुपर फ्लड की तरह ही इसके लिए हमने तैयारियाँ की हुई हैं। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब। नाज़रीन, आपने सुना, नासिर हुसैन शाह जो हैं ना सिर्फ प्लानिंग मिनिस्टर हैं बल्कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। उनके बकौल
कराची में जो है वो मॉनिटरिंग सेंटर कायम किया गया है शर्जील मेमन साहब के ऑफिस में, और बड़ा क्लोजली सिंध गवर्नमेंट उसको मॉनिटर कर रही है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इतनी लार्ज स्केल में फ्लडिंग को, जितनी लार्ज स्केल तबाही जो है वो पंजाब में आई है। आई होप ही इज़ राइट, लेकिन साथ साथ में उन्हें वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि सुपर फ्लडिंग के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, और खुदा ना ख्वास्ता हमें वो मनाजर देखने को ना मिलें जो कि हमने कराची में चंद घंटों की बारिश के बाद देखे। तो नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें DG PDMA सिंध भी ज्वाइन करेंगे, और उसके अलावा SCO समिट में हमें डॉक्टर मलिया लोधी साहब जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने सिंध की जो सूरत हाल है गुड्डू बैराज से, जो 5-6 सितंबर को बकौल CM सिंध एक बड़ा रेला गुजरेगा और जो मजीद स्पेल आएगा उसकी पेशन गोई हो चुकी है बारिशों की, तो खुदा न खास्ता मामला आउट ऑफ कंट्रोल भी हो चुके हैं। सलमान शाह साहब DG PDMA सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, सिंध में दरियाओं की क्या सूरत हाल है? मौजूदा सैलाबी रेलों से कौन कौन से अजला आपके ख्याल में मुतासर होने का खदशा है, और हिकमत अमली क्या है अभी? देखिए जी, जो वो हम बात करें तो सिंध सैलाब का अभी तक कोई इतना ज्यादा पानी नहीं आया, लेकिन अब इस जो पानी है गुद्दू के आगे पीछे वो जो है वो एंटर हो जाएगा गुद्दू के ऊपर। तो जो हमारे अजला जो के मुतासर हो सकते हैं वो सिर्फ कच्चे के इलाके हैं 15 अजला में, वो मुतासर हो सकते हैं। बल्कि मुतासर उसमें इस सेंस में होंगे कि वहाँ पे जो रहने वाली आबादी है उनको हमने मुंतकिल। सलमान साहब, आपने बताया कच्चे के इलाकों के मुतासर होने का खदशा है, उसके लिए आप पेशगी क्या इकदाम कर रहे हैं, और कितना बड़ा सैलाबी रेला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जिस तरह CM सिंध की स्टेटमेंट 5-6 सितंबर के बारे में ऑन रिकॉर्ड है। देखिए जी, इस वक्त जो पानी सैलाबी रेला 9 लाख के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 9 लाख ज्यादा, लेकिन जो तैयारी है वो हम सुपर फ्लड की कर रहे हैं। जो हमने कैटेगराइजेशन की हुई है वो 9 लाख ऊपर वाली में सुपर फ्लड कैटेगरी। तो सुपर फ्लड कैटेगरी के लिए हमने अपना तमाम कच्चे का इलाका खाली कराना के ऊपर जो है कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाता है, तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो हमने जो तैयारी की है उन सबको इवैक्यूएट करने की है। इवैक्यूएशन जो है वो स्टार्ट भी हो। ये इवैक्यूएशन की आपने बात की, तो वहाँ के जो मुकीन है खुसूसन कच्चे के इलाकों के, उसके हवाले से उनकी रेलोकेशन का क्या प्लान है? रिलीफ कैंप्स क्या कायम होना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और उनकी जो खुराक, रिहाइश, तिब्बी सहूलियात वगैरह हैं, क्या अभी तक इंतजाम किए हैं आपने? इस वक्त प्रायोरिटी की चीज़ है वो यही है कि हम किसी तरीके से और उनके माल मवेशी नुकसान ना होने दें। हमारे पास एक एक गांव, एक एक विलेज, एक एक घर, एक एक यूथ काउंसिल, यानी कि इस इलाके में वो लायका की हैं और उसकी कितनी आबादी है वो मैप्ड है, और वो पूरे जो इलाका है उसका मैप है। लेकिन अभी हम सिर्फ कच्ची की अगर बात करें 35 रिजर्वेशन बनती है, इसमें कुछ अगर आप मार्जिन रखिएगा 2-4% का आबादी है वो भी बनती है। वो जो मैप है उनके लिए हमने जो इंतजाम उनके रहने के लिए सबसे पहले तो हमने वहाँ रिलीफ कैंप्स आइडेंटिफाई किए हैं। वो 948 रिलीफ कैंप्स हैं जो बंदों हैं सेटल्ड एरिया में। उन कैंप उसमें से काफी कैंप्स एक्टिवेट भी हो चुके हैं वहाँ जहाँ पे आबादी की मुंतकली शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त जो आबादी की मुंतकली हुई है वो अमूमन कैंप्स में नहीं आ रहे। उसका रीज़न ये है कि वो उनका कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट मौजूद है, लेकिन किए जा रहे हैं। 9,500 के करीब जो है लोग वो मुंतकिल भी हो चुके हैं। और जो तक रिलीफ कैंप्स की आ रहे हैं तो रिलीफ कैंप्स में हमने 3 चीज़ों का जो है उनका हमने ख्याल रखना है। एक नंबर 1 नॉन फूड आइटम और फूड आइटम्स जो है नीड्स होती हैं उसका हमने। दूसरा जो है हमने उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज देनी है, जो भी लोग वहाँ पे आते हैं उनको हमने हर तरीके से तिब्बी इमदाद देनी है। और तीसरा जो है उनका जो माल मवेशी वहाँ पे आता है तो उसकी भी हमने ख्याल रखना है, उनको ट्रीट करना है या उनको खाना पीने का सामान जो चारा वगैरह होता है वो। अच्छा, 2022 के सैलाब में भी सिंध काफी मुतासर हुआ और उनमें एक बड़ी तादाद सलमान साहब उन लोगों की थी, और यही डायलेमा पंजाब में भी है, जो लोग अपना घर छोड़ने के लिए नहीं तैयार, नकल मकानी के लिए वो नहीं तैयार। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप? देखिए जी 2022 और जो अभी का 2025 वाली सिचुएशन है इसका कंपेरिजन नहीं होगा, क्योंकि वो जो उसके रीजंस थे वो बेसिकली मेनली बारिश हुई थी सिंध के इलाकों में और बलूचिस्तान में जहाँ से पानी आया था सिंध के। तो वो जो इलाके थे वो मोस्टली वो उसमें कच्चे के एरिया भी शामिल थे, लेकिन ज्यादातर जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, देहात हैं जो कि
سیٹلڈ ایریاز میں آتے ہیں وہ افیکٹ ہوئے. اس میں پانی آ رہا ہے, اس کو اگر ہم کمپیئر کریں گے تو 2010 یا 2005 کے ساتھ 2010 میں جب سپر فلڈ آیا تھا وہ بھی ریورائن بیلٹ میں آیا تھا. تو ریورائن بیلٹ میں جب وہ فلڈ آیا تھا تو اس میں وہ بھی سپر فلڈ کی کیٹیگری کا تھا. تو اس میں ہمارے کچھ بریچز ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہمارے سیٹلڈ ایریاز متاثر ہوئے تھے. 3 بریچز ہمارے پاس مینلی بڑے ہوئے تھے. تو اس 2010 کے بعد ہم نے پھر اپنے جو بریچز کو پلگ ان کیا تھا اور جو ہمارے پورے بند ہیں جو کہ ونریبل پوائنٹس ہیں ان کو فردر اسٹرینتھن کیا تھا, اور یہ کنٹینیوسلی پروسیس چل رہا ہے. اور جو ہم نے جو بندوں کا جو 2010 کا لیول تھا اس سے بھی ان کو فردر ریز کیا تھا 6 فٹ کے قریب, جو مجھے فگرز یاد ہے. تو مقصد یہ تھا کہ ہم جو کیپیسٹی ہے اس کو فردر انہینس کر سکیں اور اس ٹائپ کا کوئی جو مسہپ ہے وہ فیوچر ہو سکے. اچھا سلمان صاحب, لیٹس سپوز کہ اگر سیلابی ریلا آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوتا ہے, ہم دعا گو ہیں کہ ایسا نہ ہو, لیکن مزید بارشیں ہو رہی ہیں, ایسے میں کیا دیگر اداروں اور وفاق سے کوئی مدد طلب کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ وہ کنٹینجنسی کوئی پلان آپ کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں جی, الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کی کیپیسٹی جو اپنی ہے وہ اتنی ہے جو بآسانی جو اس وقت جو فورکاسٹڈ جو ہمارے جو پلاننگ کے حساب سے ہے 16 لاکھ لوگوں کو منتقل کرنا, ان کو سہولیات مہیا کرنا اور ان کو واپس پھر پہنچانا, اس کے سلسلے میں تو الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کرنا پڑے ہمارے ساتھ. لیکن تمام رابطے جو ادارے ہیں رابطے میں ہیں, جیسے پاک فوج ہو گئی, پاکستان نیوی ہو گئی, بلکہ پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی تو اس وقت وہ بھی ہمارے ناردرن ریجن میں صدرن سندھ ریسٹ پڑتی ہے تو ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے. جہاں تک دوسرے ادارے ہیں جس میں ہیومینیٹیرین سیکٹر آ جاتا ہے, جس میں ہماری این جی اوز ہوتی ہیں, INGOs ہوتی ہیں, یا ہماری سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم کمپلیٹ رابطے میں ہیں. ہم نے ان کو بھی جو ہے وہ جو آ کے ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ لوگوں کو ہی پہنچے گا. لیکن ہم نے اس میں ان کے ساتھ جو رابطہ کاری کی ہے اس کے لیے ہم نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو PDMA اور جو DDMAs ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کی اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے جائیے. اس کا فائدے 2-3 ہوں گے. ایک تو جو وہ جگہیں جہاں پہ کوئی اگر ایفرٹس ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو وہیں پہ وہ دوبارہ اس کی ڈپلیکیشن نہ ہو, اور کوئی ایسا علاقہ جہاں پہ خدا نخواستہ ایسے ہوگا نہیں, جتنے بھی ریلیف کیمپس ہیں اس پہ ہم نے ہر قسم کی سہولیات جو ہے مہیا کرنے کا حکومت کا عزم ہے. لیکن پھر بھی خدا نخواستہ کوئی رہ جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ان علاقوں کو کور کریں اگر ضرورت پڑتی ہے. تو اس وقت کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہمیں ان کو بولنے کی ضرورت پڑے کہ آئیں آپ ہماری مدد کریں. ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسائل سے کر سکیں گے. جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ایسا ہی ہے کہ ہم عموماً اپنے صوبائی وسائل کے ذریعے اپنی جو گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس میں عموماً جو جتنے بھی ڈیزاسٹر, لیکن پاسٹ میں کچھ ایونٹس ہوئے ہیں جیسے 2022 تھا, وہ ایک اس کے لیول ہی کچھ اس کے سیلاب تباہ کاریوں کا لیول کچھ اور تھا. تو اس وجہ حکومت جو فیڈرل گورنمنٹ ہم بہت شکر گزار ہیں, وہ آئے تھے اور انہوں نے ہماری مدد کی. اور جو ہے اس میں جن ایریاز میں ہمارے پاس کیپیسٹی کے ایشوز تھے, جیسے فار ایگزامپل اب سندھ میں ٹینٹ مینوفیکچرنگ نہیں ہے تو انہوں نے خیموں کی صورت میں ہماری مدد کی. تو وہ پنجاب سے یا فیڈرل سے تو وہاں سے آئے تھے. لیکن ابھی الحمدللہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. اس لیے آپ خاطر جمع رکھیں کہ ہمارے پاس انف جو خیمے یا جو چیزوں کی شارٹیج ہوئی تھی کوانٹم زیادہ ہونے کی وجہ سے 2022 میں, اسی لیے ہم نے اس کی تیاری زیادہ رکھی ہے. جیسے فار انسٹنس اس وقت ہمارے پاس تقریباً 80,000 کا اسٹاک تھا ٹینٹس کا. ابھی اب ہمارے پاس 3.25 لاکھ کا سے اوپر کا اسٹاک موجود ہے. کہ کوئی الحمدللہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کی ہیلپ مانگیں. لیکن پتہ ہے آپ کو کہ ڈیزاسٹر کی بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے جو میں نے پہلے بتائیں, کلائمیٹ چینج اور اس ٹائپ کی ایشوز کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو, اور آپ بھی دعا کیجیے. بہت شکریہ جناب شاہ صاحب, DGPG PMDA سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, بریک کے بعد SCO سمٹ کی بات کریں گے. چائنا میں جو ہوا اور پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لیول پر اگر بات کریں تو پاکستان نے اس سے کیا حاصل کیا, ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ میں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وسطی ایشیا اور یورپی ممالک کی تنظیم SCO شنگھائی تعاون تنظیم کا 2 روزہ اجلاس چین کے شہر تیاجن میں اختتام پذیر ہو گیا. SCO کے سربراہی اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے جس میں پاکستان کے دہشت گردی کے حوالے سے موقف کی تائید کرتے ہوئے جعفر آباد ایکسپریس اور خزدار میں اسکول بس پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی. اسی اعلامیہ میں یہ تحریر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرے معیار کو کسی صورت
قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایس سی او کے رکن ممالک نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں، عالمی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی اور یو این کے اصولوں کے مطابق تمام جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے خلاف مشترکہ اور مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ ایس سی او کے 25ویں سربراہان مملکت کونسل اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی پرائم منسٹر شہباز شریف نے کی۔ وزیر اعظم کی تقریر اور اجلاس کے دوران ہونے والے دو طرفہ ملاقاتوں نے پاکستان کے خارجہ پالیسی کے اہداف، سیکیورٹی خدشات اور علاقائی اور عالمی تعلقات کی سمت کو واضح کیا ہے۔ پرائم منسٹر نے اپنی تقریر کے آغاز میں ایس سی او کو خطے میں تعاون، استحکام اور انضمام کے فروغ کا مؤثر پلیٹ فارم قرار دیا۔ اس کے علاوہ ان کا خطاب صرف عمومی سفارتی آداب یا بیانات تک محدود نہیں رہا۔ انہوں نے بلوچستان اور کے پی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں غیر ملکی عناصر کے ملوث ہونے کا معاملہ واضح طور پر اٹھایا۔ پرائم منسٹر نے مزید کہا کہ دہشت گردی اور علیحدگی پسندی پوری جو ایس سی او ہے ان ممالک کے لیے خطرہ ہے۔ Ladies and gentlemen, the menace of terrorism, separatism and extremism continues to pose a grave threat to Pakistan and endanger peace and security of the entire SCO region and SCO family. We condemn terrorism in all its forms. اس اجلاس کے سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم متعدد عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، جن میں ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پشکیان اور ٹرک پریزیڈنٹ رجب طیب اردوان کے ساتھ ملاقاتیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ ایرانی صدر کے ساتھ گفتگو میں دو طرفہ سیاسی اور اقتصادی تعلقات پر بات چیت کے ساتھ ساتھ جو انرجی سیکٹر ہے اس میں تعاون اور علاقائی امن کی ضرورت پر بات ہوئی، جبکہ ایرانی صدر نے پاکستان میں موجود سیلاب کی صورتحال پر ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ دونوں ممالک کے تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ ٹرکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوان کے ساتھ ملاقات میں دفاعی، اقتصادی اور سیاسی تعاون پر بات چیت ہوئی۔ پرائم منسٹر نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن، ملیشین صدر انور ابراہیم، یو این کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس اور وسطی ایشیائی ممالک کے صدور کے ساتھ بھی غیر رسمی ملاقاتیں کی۔ اس کے علاوہ سربراہان مملکت سے پرائم منسٹر کی حالیہ ملاقاتیں ایک چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ پاکستان سفارتی محاذ پر جو ہے کافی فعال اور متحرک کردار ادا کر رہا ہے اس وقت۔ تفصیلی گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب ایمبیسڈر ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ۔ ایک تو پرائم منسٹر کی سپیچ پر کمنٹ کر دیجئے گا جو انہوں نے بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کی اور بیرون مداخلت کا ذکر کی، کتنی بین الاقوامی سفارتکاری کی اگر بات کی جائے کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے ایسے پلیٹ فارم پر اس بیانیے کو آگے بنانا، اور اوورآل ایس سی او کے سمٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا ٹیک اوے ابھی تک کیا رہا؟ عادل کہ یہ بہت ہی ایک اہم سمٹ تھی، بیکاز یہ ایک ایسے وقت پہ ہوئی جبکہ آپ کو معلوم ہے صدر ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے گلوبل ٹینشنز جو ہیں وہ زیادہ انجینڈر ہوئے ہیں، اور آلموسٹ ایوری کنٹری جو ہے اس کو انوائے کیا ہے صدر ٹرمپ نے۔ تو یہ سمٹ جو ہے میرا خیال ہے براڈر کانٹیکس میں پہلے دیکھنی چاہیے کہ اس کی پھر اہمیت اس لیے بھی ہے کہ چین نے موقع سے فائدہ اٹھا کے ایک آلٹرنیٹ ویژن پریزنٹ کیا فار اے گلوبل آرڈر، نان ویسٹرن گلوبل آرڈر، جس میں کہ کوآپریشن یعنی کہ تعاون پہ ایمفیسس دیا، نہ کہ کانفرنٹیشن پہ، جو کہ ٹرمپ کی پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پلیٹ فارم ملا ان ممالک کو یعنی کہ دنیا کے سب سے important countries, some of the most important countries in the world, to rally together to counter the kind of policies that President Trump is pursuing. اور اس میں because the Shanghai Cooperation Organization is essentially a security organization, although اس میں ظاہر ہے economic اور trade cooperation کی بھی اب بات ہوتی ہے. It has evolved from a security organization to a economic one as well. تو اسی لیے پھر مختلف ممالک اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور اپنے جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. سو یو شوڈ سی پرائم منسٹر شہباز شریف's speech and the references to Pakistan's
challenges from terrorism this context. अच्छा एम्बेसडर, आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज का जिक्र तो किया, लेकिन उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उसमें हमने देखा कि कुछ थोड़ी सी कुर्बत आई है, खुसूसन पाक इंडिया तनाज़े के बाद ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स थी, फिर फील्ड मार्शल का विजिट था, उसके बाद इंडिया पर 50% टैरिफ लगना, वो तो एक अलग स्टोरी है। लेकिन पाकिस्तान को किस तरह से क्या केयरफुल रह के खेलना पड़ेगा? जिस तरह आपने कहा सिक्योरिटी समिट है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो अभी तक हमने देखा कि एंटी रशिया, चाइना और इंडिया रही हैं। इस पे मैं 3 चीजें कहूंगी जी। नंबर 1 तो ये कि कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप तो नहीं है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान। ये जरूर है कि देयर हैज बीन अ रीसेंट वार्मिंग इन टाइज, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक हो गए। अभी तो हमने देखना है कि इसमें कन्वर्जेंस कहाँ आती है और सब्सटेंस कहाँ आता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वाशिंगटन से आने का मतलब नहीं है कि रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक हो गई है। इस वक्त सिर्फ सीटी पे कोऑपरेशन है जो कि आप कह सकते हैं कन्वर्जेंस है। बाकी मुझे तो कोई कन्वर्जेंस उस तरह की नज़र नहीं आई जिससे कि ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक कहा जाए। नंबर 2, आप कहते हैं पाकिस्तान को केयरफुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पाकिस्तान को? किस चीज़ के लिए केयरफुल होना चाहिए? पाकिस्तान परस्यूज इट्स ओन पॉलिसीज एंड इट्स ओन इंटरेस्ट, नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो पाकिस्तान के मुफाद में क्या है? इस वक्त तो पाकिस्तान के मुफाद में ये है कि इट शुड बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल कंसेंसस। और उस ग्लोबल कंसेंसस में क्या है? ग्लोबल कंसेंसस जिसकी हमने अक्कासी देखी है इन द डिक्लेरेशन इशूड आफ्टर द समिट और ड्यूरिंग द समिट, उसमें यही है ना कि देयर इज अ डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेनी ऑफ द कंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन द एससीओ, फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड फॉर एन एफर्ट टू काउंटर व्हाट इट कॉल्स हेजेमनिज्म। तो हेजेमनी तो फिर जाहिर है अमेरिका ही चाहता है ना कि वो हेजेमनी अपनी इस्टेब्लिश करे दुनिया पे। और फिर मैं तीसरी चीज़ ये कहूँगी कि ये क्लियर होना चाहिए, हमारे जहन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी चाइना है, अमेरिका नहीं है। इसलिए कि चाइना मीट्स पाकिस्तान डिफेंस एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नॉट अमेरिका। आपने कहा पाकिस्तान इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट हुई रिसेंटली, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान हावी क्यों हुआ? बिकॉज हमारे पास चीनी एयरक्राफ्ट और हमारे पास चीनी एयर डिफेंस सिस्टम था और हमारे पास चीन की हिमायत थी, इंटेलिजेंस एज वेल एज सैटेलाइट। तो इसमें अमेरिका की तो नहीं थी ना। तो मैं समझती हूँ कि और सीपेक जो है और चाइना की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में हुई है $25 बिलियन के करीब सिंस सीपेक वाज लॉन्च्ड, तो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई ना। सो लेट्स बी क्लियर कि विच इज़ द कंट्री दैट हैज़ हैड अ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप विद पाकिस्तान and which is the country which has not had a consistent relationship। और अब भी हमने देखना है कि किस हद तक अमेरिका की जो सडन वार्मथ है वो टैक्टिकल है या देरपा है। ये डॉक्टर साहब टैक्टिकल है या देरपा, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे सवाल करूं कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, उसके बाद सीज फायर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के मुताबिक उनकी वजह से हुआ, किसी तीसरे वेन्यू पर शायद उन्होंने कहा बातचीत के लिए तैयार। इसके बाद हमने देखा इंडस वाटर ट्रीटी अपनी जगह सस्पेंडेड है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डी एस्केलेशन के लिए क्या एससीओ समिट जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मददगार साबित हो सकते हैं या इट्स टू लेट? देखिए, पूरी दुनिया की तरफ से आप कह सकते हैं कि एक डिजायर है कि इंडिया और पाकिस्तान मूव करें टुवर्ड सम काइंड ऑफ अमन का प्रोसेस जी, यानी कि मुज़ाकरात शुरू हुए, इस किस्म की सब चाहते हैं। इसमें सिर्फ रूस चीन की बात नहीं है, इसमें सिर्फ अमेरिका की भी बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में और खित्ते में भी मुख्तलिफ ममालिक चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इस वक्त ये नामुमकिन है। ना भारत तैयार है और ना ही पाकिस्तान, इसलिए कि टेंशन्स अभी भी वही हैं। और भारत की तरफ से तो जाहिर है जिस किस्म के जारहाना रवैया है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उससे कोई स्पेस नहीं मिलती। तो यस, साइड लाइन्स पे जो मीटिंग आई एम श्योर हुई होंगी एससीओ की साइड लाइन्स पे, वहाँ पर आई एम श्योर कंट्रीज वुड हैव एक्सप्रेस्ड अ डिजायर कि ये दोनों ममालिक जो दोनों नेबर्स हैं वो आपस में तय करें अपने डिस्प्यूट्स, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल राइट। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। डॉक्टर मरिया लोधी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान में रात गए तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में 800 से ज़्यादा अफराद
अनफॉर्चुनेटली हलाक हो चुके हैं। 3000 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं। कई गांव मिट्टी तले दब चुके हैं। सुबह नंगरहार और लुघमान में जानी नुकसान हुआ। ज़लज़ले के झटके काबुल से लेकर इस्लामाबाद तक महसूस किए गए। तालिबान हुकाम और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ नंगरहार सूबे के शहर जलालाबाद से 27 किलोमीटर के फासले पर था और उसकी गहराई 8 किलोमीटर थी। शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक कम गहराई वाले ज़लज़ले ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। रात भर कम से कम 5 आफ्टर शॉक्स भी आए, जिनमें एक 5.2 शिद्दत का ताकतवर झटका शामिल था और इसकी वजह से मिट्टी और पत्थरों से बने देहात को ज़मीन बोस हो चुके हैं। लैंड स्लाइडिंग के बायस अहम रस्ते बंद हो गए, जबकि मवसलाती निज़ाम की खराबी ने इमदादी कार्रवाइयों को भी मज़ीद मुश्किल बना दिया। अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले मामूल की बात है, ख़ास तौर पर हिंदू कुश का जो पहाड़ी सिलसिला है, यूरेशियन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। नंगरहार सूबे में हफ्ते की रात को शदीद बारिश और सैलाब ने भी 5 अफराद की जान ले ली थी और जून 2022 में भी मशरकी सरहदी सूबे पक्तिया में 6 शिद्दत के ज़लज़ले में 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके थे। हमारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात जो हैं अफ़गान अवाम के साथ हैं। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही नाज़रीन। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।